जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशखबरी है, आज से हम लोग एएलपी का प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज जो मैंने सेट ली है वो आपका 9/8/2018 का थर्ड शिफ्ट का सेट है। आप इसको कोई भी बुक से, क्वेश्चन बैंक से मैच कर लेना और जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, बेस्ट सवाल हैं, मैं वो यहाँ करवाऊँगा। और भाई पहले सुन लो, सवाल सेशन स्टार्ट करें उससे पहले ये दादागिरी है तुम्हारे गुरु जी का कि आज ना 500 लाइक मेरा टारगेट है। इससे कम हुआ तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि आप लोग एएलपी में इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोग तभी पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम 2 दिन बाद होगा, तो आप लोग 2 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और किसी भी तरीके का सुझाव शिकायत के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उस पर जाके लिखिए और हमें बताइए कि आपको क्या और चाहिए, क्या हमारे सेशन में कमी है, कहाँ पे सुधारना है, तो हम उन सारी बातों को पे गौर करेंगे। और सुन लीजिए, अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोग टेलीग्राम पे क्यों नहीं जा रहे हैं। टेलीग्राम पे चैनल पे भाई मेरे अभी चैनल पे 130 के सब्सक्राइबर है, मतलब 1,30,000 सब्सक्राइबर के आसपास है। और टेलीग्राम चैनल पे 450 के आसपास है। ये 450 और ये 130 के इतना डिफरेंस का है को भैया। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ ना, जाने में पैसा थोड़ी लग रहा है, भाड़ा लग रहा है क्या। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाओ। फोकस स्टडी विद अभी को फॉलो करो। और फोकस स्टडी विद अभी का एक फेक चैनल भी बना हुआ है जहाँ पे 3000 सब्सक्राइबर है, उस पर मत जाना, ठीक है। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, उस चैनल उससे जाना आप, तो आपको सही जगह पे ले जाएगा जहाँ पे 400, 450, 500 के आसपास सब्सक्राइबर है। अब जाके इसको फॉलो कर दो। और भाई प्रैक्टिस सेशन जो भी आ रहा है, चाहे अभी एएलपी का हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं, सेट बाय सेट पूरा निचोड़ के रख देंगे, एक एक चीज़ को कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कैसे कैसे सवाल आते हैं, कौन सा सवाल आपको एग्जाम में करना है, कौन सा सवाल आपको छोड़ना है, तो इन सब बातों की जानकारी ना आपको प्रैक्टिस करने से ही लगेगा। और भाई मेरे सुनो, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि सिर्फ अगर तुम प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर लो और आपका मैथ थोड़ा बहुत भी अच्छा है और आप सारा का सारा प्रीवियस ईयर सेटअप मेरे साथ कर जाओ ना, तो ये वादा है, दावा है कि सवाल की परीक्षा में ना आप 15+ क्वेश्चन सही करके आओगे, कम से कम मेहनत में। इस लेवल का आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, एकदम एक एक सवाल जितना सेट बना है, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, कोई भी CBT 1 CBT 2 किसी का हो, हर एक तरीके का प्रैक्टिस सेट हम लोग लाएंगे यहाँ रेलवे के लिए। और वो सफल तभी होगा जब आपका सहयोग मिलेगा, मेहनत लगता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, शेयर मारो, ठीक है, फ्रेंड के साथ शेयर मारो, दोस्तों के साथ शेयर मारो, चाचा नानी मामा मौसी जो भी है सबको शेयर मार दो कि आ गए हैं लक्ष्मण सर पढ़ाने मैथ। तो भाई अगर वाकई में जेन्युइनली आप अगर कैंडिडेट हैं एएलपी का, तो ये सेशन आपके लिए है। आज हम लोग क्वेश्चन जो भी सवाल होगा थर्ड शिफ्ट का, एक एक सवाल को हम लोग देखेंगे, एक एक सवाल को हम लोग करेंगे, कैसे कैसे सवाल आते हैं आपको अंदाज़ा लगेगा। खास करके जो बच्चे नए हैं भाई, जो 5 साल से रेलवे का तैयारी कर रहा है ना, पंचवर्षीय योजना मत बनाओ। एक तो रेलवे का एग्ज़ाम होता है लेट से, ऊपर से आप ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम जो है मिस हो जाता है, आप फेल हो जाते हो। तो पंचवर्षीय योजना मत बनाओ। अभी जो आपका देखो, अब बात समझो, 2024 में इलेक्शन है, तो 23 में तो वैकेंसी जरूर देगा सरकार, और 23 में वैकेंसी देगा तो एग्ज़ाम भी लेगा, क्योंकि सरकार को इलेक्शन जीतना भी है। तो आप ऐसे समझो कि 23 में वैकेंसी आना ही है। और झारखंड सरकार का भी आपका 3 साल पूरा हो गया, 2 साल बाद इनका भी इलेक्शन है, तो अभी वैकेंसी है 2-3 साल। तो मेहनत कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। और जो कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा ना, वो पैसा देने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा, और आपको पैसा देना होगा, आपका समय जाएगा। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, बस आपको सपोर्ट देना है।
हमारी मेहनत को। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज का सेशन आपको कैसा लगता है ना, एकदम लिखिएगा कमेंट में। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो आपको शिफ्ट का डेट बता दिए, थर्ड शिफ्ट 9/8/2018। क्या बताएं? 9/8/2018। और ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, 9/8/2018। 2 सवाल एक साथ। भाई एलपी में जो सवाल का लेवल रहता है या अभी जो रेलवे के एग्जाम में सवाल का जो लेवल रहता है, वो हर तरीके का सवालों का मिक्सचर रहता है। आसान भी रहता है, मुश्किल भी रहता है, बहुत मुश्किल भी रहता है, तो बहुत आसान भी रहता है। हर तरीके का, वो किसी भी तरीका का सेट आपके सामने पटक सकता है। तो आप एलपी में देखिएगा, इसमें आसान भी रहेगा, मुश्किल भी मिलेगा, बहुत आसान भी रहेगा और बहुत मुश्किल भी मिलेगा। ऐसा ऐसा सवाल जो आपको हो सके समझ में ना आए, चाहे वो जीएस में हो, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरीके का सवाल। तो फंडा आना बहुत जरूरी। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस में रहोगे रेगुलर ना, तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो प्रैक्टिस में रहोगे ना भाई, तो एग्जाम में सवाल जो आएगा ना, वो आपसे जल्दी से जल्दी टूटेगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल कहता है कि एक तांबा का तार है, ऐसे एक तांबा का तार है, उसको मोड़ के एक वर्ग बना दिए। एक ऐसा लंबा सा तांबा का तार है, इसको ना मोड़ के हम ऐसे एक वर्ग बना दिए, ऐसे मोड़ दिए, लंबा तांबा का तार है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये जो वर्ग बनाए ना, इसका क्षेत्रफल कितना? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर और क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, जो कि क्या दिया? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकलेगा? 11। ए का वैल्यू 11 निकलेगा, मतलब इसका ईच साइड क्या है? 11। चारों साइड 11 है, मतलब तार का लंबाई कितना है? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर लंबा तार था। कहते हैं कि इसी तार को मोड़ के ना एक वृत्त बना दिए। भाई इसी तार को, जिसका लंबाई अभी हम 44 सेंटीमीटर निकाले, इसको हम एक वृत्त बना दिए। देखिए फिगर हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, नहीं तो फिगर के यहाँ जरूरत ही नहीं था। तो इसी वृत्त, इसका ये जो हम सर्कल बनाए ना, इसका हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए रेडियस, और रेडियस कहाँ से निकलेगा? देखिए, क्या आपको इस पूरा गोला का लंबाई मालूम है? ये जो गोल वाला तार है, जी हाँ 44 सेंटीमीटर, इसी को तो हम गोल किए हैं। तो गोला का लंबाई मालूम है, इसका मतलब इसका ये परिधि मालूम है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर कितना है? 44 सेंटीमीटर। तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे भाई? 22/7 इंटू r बराबर 44 सेंटीमीटर। देखो 22 दूना 44 और ये 44 कैंसल, r 7 उधर गया, r का वैल्यू क्या आया? 7। r का वैल्यू क्या है? 7, मतलब इसका रेडियस क्या है? 7 है, रेडियस 7 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना 7 से 7 गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर? होगा, समझे? बहुत आसान सवाल है। पहले तो एक तार है, तार को मोड़ के हम एक वर्ग बनाए, फिर उसी तार को मोड़ के हम एक सर्कल बनाए। तो पूछा कि सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो तार था ना, वो तार से हम पहले देखें कि ये जो हम वर्ग बनाए, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल से हम वर्ग का भुजा निकाल पाए, और वर्ग के भुजाओं की जो 4 भुजाओं का जो जोड़ है, मतलब इसका परिमाप 11 44 सेंटीमीटर। तो हम ये निकाल पाए कि जो तार का लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है। अब इसी तार को मोड़ के हम एक सर्कल बनाए हैं, तो इसी तार को मोड़ के हम एक सर्कल बनाए, तो इस सर्कल का जो परिधि है, इसका तो लंबाई मालूम चल गया 44 सेंटीमीटर। ये तार अभी सीधा है, इसी तार को हम कर दिए गोल। तो जैसे ही हमें परिधि मालूम चला, हम रेडियस निकाल लिए 7। अब रेडियस 7 निकाल लिए तो हम क्षेत्रफल आसानी से पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कैंसल, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या था? वर्ग का क्षेत्रफल था।
वृत्त का क्षेत्रफल था। देखिए आसान सवाल, मैंने आपको क्या बोला, मुश्किल भी मिलेगा, बहुत मुश्किल भी मिलेगा और बहुत आसान भी मिलेगा, ठीक है। कहता है कि 3249 का वर्गमूल कितना है, तो 3249 का स्क्वायर रूट कितना है, 3249 का स्क्वायर रूट कितना है। भाई अगर आप रेलवे का तैयारी करते हो ना तो कुछ चीज़ें आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। क्यूब रूट कम से कम 50 तक और स्क्वायर रूट कम से कम 100 तक, और आपको 1000 तक निकालना आना चाहिए कि जल्दी से कैसे निकालते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखो जैसे ही 3249 आया तो हम समझ गए कि ये 57 का स्क्वायर रूट है, इसमें टाइम लगाना ही नहीं है। अब इसमें टाइम तुम क्यों लगाओगे, तो आपको स्क्वायर रूट आप लिख लीजिए, स्क्वायर रूट, देखो भाई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको लगता है कि सर टेबल तो भैया याद नहीं होगा, बिना टेबल याद किए नौकरी नहीं होगा। भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना टेबल याद किए नौकरी नहीं होगा, लेकिन ये सब याद रहेगा ना तो एग्जाम ना तुमको मशक्कत से नहीं निकालना होगा, एग्जाम तुम आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। कहता है कि एक संख्या दिया हुआ है 42869375, इस संख्या में 9 और 5 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। देखिए नंबर सिस्टम से सवाल हर जगह आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, आप कोई भी एग्जाम दीजिए। देखिए ये एलपी में पूछा हुआ सवाल है। तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जब तक आपको नहीं आएगा आप सवाल को तोड़ नहीं पाएंगे। तो पूछा है 9 के बाद 9 और 5 के स्थानीय मान में अंतर। तो यहाँ हम आपको तरीका बता देते हैं कि जब स्थानीय मान पूछेगा किसी भी नंबर का तो करना क्या है। तो सबसे पहले आप ये नंबर लिखिए 42869375। पूछा है 9 का, 9 और 5 का, तो देखिए 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जब आपको स्थानीय मान निकालना हो तब, क्योंकि जो स्थानीय मान निकालना हो तो इसका मतलब ये है कि संख्या किस स्थान पे बैठा है, इकाई के, दहाई के, सैकड़ा के, हजार के, 10,000 के, लाख के, 10 लाख के, कौन सा स्थान पे बैठा है, इसका मतलब होता है स्थानीय मान। और फेस वैल्यू अंकीय मान, जो दिखेगा वही अंक का मान होता है। जैसे कि 4 का अंकीय मान कितना, तो 4 है। 8 का अंकीय मान कितना, 8 है। लेकिन 8 का स्थानीय मान पूछेगा तो देखना होगा कि 8 कहाँ बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे करके कि कहाँ बैठा है। तो 9 देखिए कहाँ बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 9 जो है 10,000वें स्थान पे बैठा है। और 5 कहाँ है, इकाई के स्थान पे। तो आपको करना क्या है कि जिसका स्थानीय मान पूछे उसके बाद गिन लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4, तो उस पर उतना जीरो लगा दीजिए, 9 पर 4 जीरो। और फिर पूछा 5 का स्थानीय मान, तो 5 कहाँ बैठा है, इकाई के स्थान पे, तो 5 का वैल्यू कितना है, 5, और इनका अंतर, तो 90,000 में 5 गया, तो 90,000 में 5 गया तो 89,995, सी नंबर ऑफ आंसर, ठीक है। तो ये है स्थानीय मान का खेला। पूछा आपसे यदि tan थीटा इक्वल टू 7/24, tan थीटा का वैल्यू दिया है 7/24, तो p का मान क्या है, p का मान क्या है, यदि tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू -p/28। बहुत आसान सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का कई तरीका से इस सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बेसिक बताएंगे जो कि काम आएगा हर जगह। देखिए भाई tan थीटा, तो जैसे ही tan थीटा, तो ये एंगल हमने माना थीटा, और tan का जो रेशियो दिया है वो 7 और 24 है। आपको मालूम होना चाहिए कि tan जो है आपका लंब और आधार का अनुपात को बताता है। जैसे ही ये आपको मालूम हुआ, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 7, 24, 25 क्या है, एक ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये आपका p का वैल्यू है, ये आपका b का वैल्यू और ये आपका h का वैल्यू है। अब आप सबको बिठा दीजिए, तो tan का तो वैल्यू दिया है 7/24 माइनस सेक क्या होता है, h/b होता है, मतलब ये होता है 25/24 अपॉन साइन क्या होता है p/h, ये क्या है 7/25, तो जी और इधर क्या है -p/28, यही है ना।
अब इसको करना है सॉल्व, तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो 25 में 7 में 25 गया तो आपका बचा माइनस का 18, और मतलब ऊपर बचा माइनस का 18/24, और ये मेरा पलटी मार गया 25/7 बराबर माइनस p/28। देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और ये 7 से काटिए 4 बार में, और फिर इसको आप काट दीजिए 6 से, 6 3 18, 6 चौके 24, और ये 4 से 4 कैंसल, और 25 3 75 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है सब, लेकिन आप आसान कब है, जब आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आप देख रहे हैं किया है कि एएलपी में कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर करते चलिए भाई। और ना देखो 100-200 लाइक के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, अभी हम लोग और सारा प्रैक्टिस सेशन पे भी काम कर रहे हैं, जो कि आने वाला समय में जल्दी आएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो मेरे को भरोसा रहेगा कि आप लोग इसको वैल्यू दोगे। फ्री का मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, बहुत मेहनत से बना है, और लाखों का पेड कोर्स से अच्छा है ये, क्योंकि हम आपको जिस तरीक़ा से यहाँ बता रहे हैं ना जेन्युइन सवाल, तो आप इसको थोड़ा सपोर्ट दीजिए, नहीं तो देखा जाएगा फिर। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, एक मिक्सचर है किसका, रेत और बजरी का, तो इसको लिख देते हैं R4 रेत और B4 बजरी। ठीक है, रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का, फिर देखिए B4 बजरी और C4 सीमेंट का जो अनुपात है वो 6:17 है। तो पूछा कि मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है, रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है। देखिए एक रेत बजरी और सीमेंट तीन ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मिश्रण अलग अलग दिया हुआ है। तो जब मिश्रण आपका इस तरीके से दिया हो, देखिए बजरी यहाँ भी है, बजरी यहाँ भी है, तो दोनों जगह बजरी का रेशियो अलग अलग है, जबकि एक मिश्रण में तीन ही चीज़ है, रेत है, बजरी है और सीमेंट है। तो इस मिश्रण को बराबर करने का तरीका जान लीजिए। ठीक है, इस 6 को पकड़िएगा, जिसको बराबर करना है, यहाँ तो बजरी को ही बराबर करना है ना, तो इस 6 को पकड़िएगा और इन दोनों अनुपात में गुना कर दीजिएगा, और फिर इस 8 को पकड़िएगा और इन दोनों अनुपात में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो रेत बजरी और सीमेंट का रेशियो निकल जाएगा। फिलहाल हमें मतलब है रेत और सीमेंट से, तो रेत का ये हुआ 17×6, रेत का कितना हो गया 17×6, अनुपात सीमेंट का क्या हो गया 17×8, 17×8, तो यहाँ से ये 17 तो कैंसिल हो गया, और 6 और 8 का रेशियो कितना 3:4, और 3:4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम बेसिक मेथड है और बहुत ही आसान है। कहता है कि किसी संख्या के 28% का मान 35 है। कितना, मैंने आपको क्या बोला कि यार रेलवे ना हर लेवल का सवाल देता है, मतलब आप ऐसा समझिए कि हर बच्चों के लिए सवाल देता है, हर एक के लिए सवाल देता है कि यार कोई भी अगर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जाएगा ना तो उसके लेवल का भी सवाल देता है, और कोई बहुत अच्छा से पढ़ के गया है उसके लेवल का भी सवाल देता है रेलवे। तो ये सवाल देखिए, कहता है कि किसी संख्या के 28% का मान 32 है। 28% को अगर हम तोड़ेंगे, 28% को अगर हम तोड़ेंगे या ना भी तोड़े तो क्या दिक्कत है। 28% का वैल्यू कितना है 35 है, तो 100% का वैल्यू 28 × 100 ऐसे कर दीजिए, और ये 7 बचे 35 और 7 चौके 28 और 4 से 25 बार में, और 5 और 25 बचे 125। आंसर कौन सा बड़ा सवाल था ये कि इसमें नया हम टेक्निक लगाए, सिंपल मेथड से ही इसको कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कैसा कैसा सवाल आपका एएलपी पूछ रहा है भाई। इसी तरीक़ा से हम लोग ना टोटल सेट को करेंगे एकदम कि आपका एग्जाम आते आते आप ना एकदम बॉस बन जाए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना वैकेंसी रहता है और कितना फॉर्म जाता है रेलवे के पास, एप्लीकेशन कितना जाता है, इससे आप लोग
मालूम है आपको। तो उस घनघोर मतलब भयंकर युद्ध जैसा जो क्षेत्र बन जाता है आपका एग्जामिनेशन हॉल, तो वहाँ पे आपका ज्ञान ही आपको बाहर निकालेगा। अगर ज्ञान नहीं है, अगर आपको सवाल को पढ़ने का तोड़ने का तरीका नहीं मालूम है, आप पढ़े हुए नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है, तो फिर आप पहले से ही बाहर हैं, बस अब भीड़ में शामिल हैं। तो जिनको भीड़ में शामिल नहीं होना है, जो भीड़ से अलग होना चाहते हैं, वो इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा ALP वाला, और हम लोग धीरे धीरे हर टाइप का सीरीज लेके आएंगे। जैसा एग्जाम होगा उसके बाद आपको देखिएगा कि चैनल पे कितना कुछ मिलता है। ठीक है भाई मेरे, एक बात समझ लो, सेशन को शेयर करते चलो। और आज का जो लाइक का टारगेट है मेरा, आज जो लाइक का टारगेट है, आप लोग यूँ समझ लो कि आज मेरा 500 लाइक का टारगेट है। ठीक है, 500 लाइक। कितना लाइक? 500 लाइक। और कुछ भी शिकवा शिकायत हो तो आपको मालूम है कमेंट बॉक्स खुला है, प्यार मोहब्बत की बातें वहाँ की जा सकती है, अब लिख दीजिए वहाँ पे, हम लोग कंसीडर कर लेंगे। कहता है सवाल कि दो चचेरा भाई है, कजन है, उनका वर्तमान उम्र का योग, दो ठो चचेरा भाई है, उनका वर्तमान उम्र का जोड़, दोनों का उम्र जोड़ा तो कितना मिला? 46 साल। कहता है 8 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुना था। आज से 8 वर्ष पहले जब दोनों का आयु का तुलना किया गया तो देखा कि छोटा का 2 गुना के उम्र का बड़ा का उम्र था। तो बड़े चचेरे भाई का उम्र, एज प्रॉब्लम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको किसी भी तरीका का कंसेप्ट नहीं चाहिए। अगर आपको 5 साल पीछे 5 साल आगे जाना आता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोनों चचेरा भाई जो है उनका टोटल उम्र का जोड़ वर्तमान में कितना है? 46 साल। क्वेश्चन को ही हम लोग सेट कर देते हैं डिजिट में। अगर ए वाला ऑप्शन सही है और बड़ा भाई का उम्र अभी 30 साल है तो छोटा भाई का उम्र कितना होगा? 16 साल, क्योंकि दोनों का जोड़ 46 होना चाहिए। कहता है 8 साल पहले बड़े की आयु, 8 साल पहले, अभी अगर आप 30 साल के हैं तो 8 साल पहले कितना साल के होंगे? 22 साल के। और ये 8 साल पहले कितना साल का हो? 8 साल का। तो कहता है 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुना था। क्या 8 का 2 गुना 22 है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अब आते हैं 26, ये 26, अगर ये आंसर है और बड़ा भाई का उम्र 26 है तो छोटा वाला का उम्र कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ के 46 होना चाहिए। 8 साल पहले छोटा वाला कितना साल का होगा? 12 साल का। और ये 8 साल पहले कितना साल का होगा? 18 साल का। क्या 12 का 2 गुना 18 है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। फटाफट करिए, अब फटाफट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी 28 साल है, अगर बड़ा भाई का उम्र 28 साल है तो छोटा भाई का उम्र कितना होगा? 18 साल। 18 साल है ना, 18 साल। अब 8 साल पहले ये होगा 20 साल का और 8 साल पहले ये होगा 10 साल का। देखिए 10 का 2 गुना 20 है कि नहीं? सेट कर गया, मतलब बड़ा भाई का उम्र कितना है? 28 साल है। अभी खत्म हो गया सवाल। ऐसे आप कर सकते हैं, और भी इसका बेसिक मेथड भी है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि ए और बी जो है किसी काम को 10 घंटा में कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 घंटा में कर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। 4 घंटा तक वो लोग काम किया साथ में और फिर बी जो है काम छोड़ दिया। कहता है ए ने कार्य करना जारी रखा, ए लगातार काम करते रहा और कार्य समाप्त करने में कुल टोटल, देखो ये कुल है, टोटल 13 घंटा का समय लगा। तो कहता है कि ए अकेले कितना देर में कार्य करेगा। अब बात को समझिए सर, तो ए प्लस बी जो है इस काम को 10 घंटा में कर देता है। तो जी 10 का एलसीएम कितना? 10। अगर ये लोग 10 काम 10 घंटा में करता है तो हर घंटा कितना काम करेगा? 1 काम। ये लोग 4 घंटा साथ में काम किए तो 1 घंटा में 1 काम, तो 4 घंटा में कितना? 4 काम हुआ। तो 10 में से 4 काम हो गया, कितना काम बच गया गुरु? 6। अब ये 6 ए जो बी जो है छोड़ दिया। अब
ए 6 काम करेगा ए, और कहता है कि टोटल ना 13 घंटा काम चला। तो भाई 4 घंटा तो ये लोग काम किया साथ में, 13 में से 4 घंटा तो दोनों मिल के काम किया, इसका मतलब 9 घंटा ए अकेले काम किया। और 9 घंटा में वो कितना काम किया? 6। तो 6 काम किया कितना घंटा में? 9 घंटा में। तो हर घंटा कितना काम? 6/9 या 2/3 काम। 2/3, 2/3 क्या आ गया? ए का क्षमता। क्या आ गया? ए का क्षमता। अब कहता है कि अगर ए अकेले पूरा काम को करेगा तो भाई पूरा काम कितना निकल के आया? 10। अगर ये 10 काम को करेगा और ये हर घंटा 2/3 काम कर सकता है तो कितना समय लेगा? तो 10 में इसको भाग लगा दीजिए, 10/2/3, 2 बचे 10 और ये 5 तिहाई 15 घंटा लगाएगा ये अकेले पूरा काम को करने का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सवालों को कैसे एग्जाम में करना है ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, और जल्दी से जल्दी कैसे करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। और वैसे अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है अभी के लिए आप लोग ये देखिए, है ना, हम लोग आपको ना कोर्स में इस तरीक़ा से पढ़ाएंगे, चीज़ों को समझाएंगे कोर्स में कि आपसे फिर प्रैक्टिस सेशन पे आप जब आइएगा, कोर्स पढ़ के प्रैक्टिस सेशन पे आइएगा तो आपका ना मैक्सिमम सवाल जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, जैसा एग्ज़ाम में आता है कैसा क्वेश्चन आएगा, आसान भी आएगा मुश्किल भी आएगा, तो हर तरीके का क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9-10 कहता है कि कथनों को ध्यान से पढ़े और उत्तर दे। देखिए भाई आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाला सवाल भी आता है। कथन स्टेटमेंट दिया है कि प्राकृतिक संख्या x, y, z, u और v में कौन सी सम संख्या है ये पूछा है। नेचुरल नंबर x, y, z, u और v में कौन सी सम संख्या है ये आपसे पूछा है। 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला बोलता है कि x, y, z, u, v जो है क्रमिक संख्या है, मतलब ये लगातार संख्या है। यहाँ क्या बोला कि x, y, z, u, v क्या है? नेचुरल नंबर है। पहला वाला स्टेटमेंट में क्या बोला कि ये x, y, z, u, v जो है लगातार है, मतलब ये 1 है तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कुछ भी। दूसरा स्टेटमेंट बोला कि z विषम संख्या है। भाई z विषम संख्या, z तीसरा नंबर पे आ रहा है तो z क्या है? विषम संख्या। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट को दूसरा जो है कंप्लीट करता है, मतलब इसका आंसर आता है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। तो नीचे मैंने उतना सा नहीं लिखा, ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको मैंने बता दिया। तो ये भी सही, ये इसका पूरक ये है, समझ रहे हैं? स्टेटमेंट देख के आप लोग कर लेंगे। कहता है कि 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपया था। अगर हम 10% प्रॉफिट को इंक्लूड कर दें तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 440 है। 10% प्रॉफिट का सीधा मतलब ये होता है कि 100 की वस्तु को हम 110 में बेचें, 100 की वस्तु को हम 110 में बेचें, इसका मतलब 110% का ही वैल्यू 440 है। तो 0 से 0 गया, 11 चौके 44। अगर 1% का वैल्यू 440 है तो 100% मतलब सीपी हो गया, वो हो गया आपका 400 रुपया। तो कहता है कि वस्तु को अगर 370 में बेचे, हम खरीदे कितना में? 400 में। और कहता है कि अगर हम इसको 370 में बेच दें, 370 में इसको हम बेच दें तो भाई यहाँ से 30 रुपया का डायरेक्ट नुकसान नहीं है, 30 रुपया का नुकसान है। तो हमसे नुकसान रुपया में नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो इसका मतलब है कि 30 जो है 400 का कितना परसेंट है? तो 40, तो 400 का 40 जो है 10% है, 7.5% है। तो ये क्या है? इसका आंसर 7.5% है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं 30/400 गुना 100, ठीक है, 20 30 को 4 से भागा देंगे, 7.5% आपका उत्तर आ जाएगा। अब जैसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसा कैसा सवाल आपका ALP में पूछा जाता है। तो आप ना ध्यान से पढ़िए और सेट को एकदम ध्यान से लगाइए, ध्यान लगा के नहीं तो बहुत दिक्कत है भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
फंस जाएगा मामला फिर बाजार में और छप जाएगा अखबार में, ठीक है। तो भैया बात ऐसा है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। मेहनत से आपको डिजिटल बोर्ड जैसा फीचर हम दे रहे हैं, दोनों साइड हाथ से लिख के, भले मेरा हाथ दर्द है पढ़ाते पढ़ाते सर्दी जैसा लग गया, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मेहनत आदमी को करना चाहिए भाई। मेहनत का कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है मेहनत का। अभी यूट्यूब पे कितना सारा लोग है जो आके पहले 10 मिनट 20 मिनट फालतू का बकवास करेगा, अब वो भी कंटेंट देगा तो उसके अंदर भी आधा घंटा बकवास मारेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाने आए तो आप सीरियस होकर बच्चों को कुछ ऐसा दीजिए जिससे उनका भला हो जाए। क्योंकि अभी आप लोग खुद कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा बुक ले। हर तरफ से आपके ऊपर ना इंटरनेट का माया जाल लगा हुआ। कोई टीचर आपको इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर लेके जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए और एकदम शांति से फोकस्ड होकर चीज़ों को समझिए और तय करिए कि हमको कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। अगर आप सही दिशा में मेहनत नहीं किए तो बेकार वो मेहनत जो है बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसी बात पर आप मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा गुरुदेव, ठीक है, शेयर मार दीजिएगा और कमेंट में शिकवा शिकायत जो भी होगा लिख दीजिएगा। और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई गणित के मास्टर है, सब कुछ लिख के आपको दिखा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल एक साथ। स्टेटमेंट वाला सवाल एएलपी में या रेलवे जो है स्टेटमेंट का सवाल डालता है, एसएससी से भी ज़्यादा डालता है। एसएससी स्टेटमेंट का सवाल बहुत कम डालता है, हाँ मेंस में डालता है, लेकिन रेलवे CBT 1 और CBT 2 चाहे जो भी हो, चाहे वो ALP हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, सब में डालता है। तो इस सवाल को देखिए इसी सेट में आपका 2 स्टेटमेंट का सवाल आ गया। ये दूसरा है, कहता है कि कथन का अध्ययन करिए और उत्तर दीजिए। पूछा है XYZ की औसत मजदूरी क्या है, XYZ की औसत मजदूरी क्या है। तो भाई XYZ का औसत मजदूरी क्या होगा, तीनों के मजदूरी को जोड़ेंगे, X कितना कमाता है, Y कितना कमाता है और Z कितना कमाता है, और फिर 3 से भागा देंगे, तब जाके XYZ का औसत मजदूरी निकलेगा। तो 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि Y का वेतन जो है X प्लस Z के वेतन का आधा है। X प्लस Z का जो वेतन है, उस X और Z का जो वेतन है उनके वेतन का आधा जो है Y का वेतन है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा देखते हैं, X और Y एक साथ Z से 40 रुपया अधिक कमाता है। X और Y जो है एक साथ Z से 40 रुपया अधिक कमाता है, मतलब Z से 40 रुपया Y भी कमाता है और Z से 40 रुपया X भी कमाता है ज़्यादा। कहता है कि और Z जो है 4000 कमाता है। देखिए मामला यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे मामला क्लियर हो गया। Z कमाता है 4000 रुपया और Z से 40 रुपया ज़्यादा X और Y दोनों कमाता है, तो हम सबका सैलरी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है। लेकिन स्टेटमेंट 2 से हम सवाल का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम तीनों का वेतन निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाला सवाल में आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है, आपको ये समझाना है कि उत्तर देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, क्या दोनों सही है, क्या एक सही है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट का हेल्प लगेगा इस आंसर को देने के लिए, तो इसमें स्टेटमेंट सेकंड का हेल्प लगेगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है। भाई एनटीपीसी पूरा रेलवे का अगर हम बात कर लें आपसे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, कोई भी कैटेगरी का मैथ का तो लेवल अब बहुत अच्छा हो गया है, एकदम बहुत अच्छा लेवल रहता है। अच्छा सवाल आता है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको टेबल याद होना चाहिए, आपको मैथ के हर एक चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो इसी बात पर एक बार सेशन को शेयर मार दीजिए और आज जो मेरा 500 लाइक का टारगेट है उसको आप अचीव करवाइए, ठीक है। देखिए कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 0.432 है, ठीक है। दो संख्या है, एक संख्या x है और एक संख्या y है, दोनों को गुना किए तो मिला 0.432, इसको हम गुना किए, ठीक है। कहता है यदि एक संख्या 1.6 है, अब मान लो कि एक संख्या x की जगह पर हम क्या लिख दिए 1.6, तो दूसरी संख्या क्या है, तो भाई इसको 16 से काट दो एक बार, 16 से काट दो तो 16 दूना 32, 9 और 3 12 और 16 सतह बरियोतल से ये आएगा 27, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा दो अंक के बाद, मतलब ये 0.27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जो दूसरा संख्या है वो 0.27 है। यार हम पॉइंट का डिसीजन कैसे लिए दो संख्या को गुना करने के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट लगाया है, इसका मतलब यहाँ और एक संख्या में हमको दिख रहा है कि 1 अंक के बाद पॉइंट है और हमें गुणनफल में 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, इसका मतलब जो अगला संख्या ये y वाला होगा उसमें दशमलव दूसरे अंक के बाद होना चाहिए जो कि 2.7 में है, इसीलिए हमने आंसर ऐसे टिक कर दिया। बहुत ही आसान है, आप भी ऐसे सोच सकते हैं, कर सकते हैं अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ तो। और भाई सेशन को थोड़ा शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत लग रहा है, बोलते बोलते गला बैठा जा रहा है यार, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। भोजपुरी गाना को दुनिया भर का लाग देते हो, लाल घाघरा पीला घाघरा, घाघरा के पीछे मत भागो नहीं तो फिर आगरा निकल जाओगा सीधा, घाघरा आगरा लेके जाएगा तो दूर रहो घाघरे से, ठीक है। देखिए भाई स्टेटमेंट वाला सवाल आप देखिए हर एक शिफ्ट में आपके सामने आ रहा है और स्टेटमेंट वाला सवाल को बनाने के लिए आपका कंसेप्ट ना मजबूत होना चाहिए, ये वायर फंस जाता है यार। अगर आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं है तो आप स्टेटमेंट वाला सवाल को नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इस सवाल का, ये जो आपका सवाल दिया है इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कि प्राकृतिक संख्या A B C D E में कौन सी विषम संख्या, ये बोलता है कि ये नेचुरल नंबर है तो इन नेचुरल नंबर में कौन सा विषम संख्या है, इसका उत्तर देने के लिए 2 स्टेटमेंट दिया है, 1 और 2। एक कहता है कि A B C D E जो है प्राकृतिक संख्या है, ये तो बात सही है, ये तो सवाल में भी बोला है कि A B C D E प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या कहाँ से है, क्या ये क्रम में है, क्या ये लगातार है कि आप जैसे तैसे कोई भी जहाँ तहाँ से नेचुरल नंबर के सेट को उठा लिए हैं। बी अभाज्य संख्या है, कैसे बोल दे बी अभाज्य संख्या है, क्या ये 1 से स्टार्ट है कि ये 101 से स्टार्ट है, कुछ भी पता नहीं है। तो कौन सा संख्या विषम है ये चीज़ हम नहीं बता सकते हैं इन दोनों ही स्टेटमेंट से, क्योंकि इन दोनों ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो अपने आप में अपर्याप्त है इस उत्तर को देने के लिए, ठीक है। कहता कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर में तो 441 नहीं दिख रहा है कि ये 21 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट 441 बराबर कितना 21 होगा। अभी 327 192 ये सब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 भिन्न में 2 फ्रैक्शन का योग, 2 फ्रैक्शन को जोड़े हैं तो 5/6 आया है, उसमें एक भिन्न जो है 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सा है। मैं 2 फ्रैक्शन को जोड़े तो 5/6 आया। अब जिन 2 को जोड़े हैं उनमें एक जो है 3/4 है, तो अगर हम इसी में 3/4 को घटा दें तो जो एक दूसरा वाला था वो निकल नहीं जाएगा। तो 4 × 20 और 6 × 18 2/24 मतलब 1/12, मतलब ये दूसरा वाला भिन्न क्या था 1/12। कहने का मतलब ये है कि हम 1/12 प्लस 3/4 को जोड़े होंगे तब आया होगा 5/6। यही तो सवाल कह रहा था। तो ये दिया हुआ था और ये
निकालना था, तो इसमें से इसको क्या किए, घटा दिए और आंसर आ गया भाई। तो ये 15 क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में जो 9/8/2018 को हुआ था, उसमें 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी 1-2 क्वेश्चन ये जोड़ घटाव वाला था, तो उसको मैंने छोड़ दिया। भाई बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा, आप कमेंट में लिखो कि आपको सेशन कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है, क्या आप लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि या आप लोग एग्ज़ाम के डेट से पहले स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, सारी बातों को लिखिए। और जो कमेंट मेजॉरिटी में होगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये सेशन बंद हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा आपके एग्ज़ाम तक, आपके सिलेक्शन तक। तो देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं। और जो मेरा टारगेट है आज का 500 लाइक का, तो भाई ये पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइक मार देना निकम्मो, शेयर मार देना मेरे भाई। बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, मज़ा तो आता है, बट यार देखो अगर आपका सपोर्ट अगर नहीं मिलता है ना तो मज़ा नहीं आता है। लगता है कि कहाँ हम लोग क्या दे रहे हैं यार, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। आप जब बोले और कोई सुनने वाला ना हो तो आप कितना देर तक बोलेंगे, आप खुद ब खुद चुप होके चले जाएंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहिए। और बेटा और वेब सीरीज से तुम लोग दूर रहेगा। वेब सीरीज में जहाँ घुसा ना तो यहाँ गोली मारेंगे। यहाँ पे वेब सीरीज, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, रील्स, पतली कमरिया सबसे दूर रहेगा, क्योंकि अभी सब ट्रेंडिंग में है। अभी तुम लोग को किसके पास रहना है, तो उस क्वेश्चन के पास रहना है, किताब के पास रहना है। इस सब बाकी चीज़ों से दूर हो, सब डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा आदमी को बर्बादी की ओर ले जाता है। डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लीड्स टू, कहाँ ले जाएगा मालूम, डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लीड्स टू अनसक्सेसफुल। आपको सक्सेस नहीं होने देगा, वो आपको हमेशा फेलियर की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो कोई बोला है कि डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लीड्स टू फेलियर, आपको सीधा असफलता की ओर ले जाएगा। आपका एग्जाम सर पे रहेगा और आप रील में घुसे हुए रहेंगे। पतली कमरिया तो लंबा हाथ तो चौड़ा बाल तो क्या क्या नंद देवानंद, इस सब से दूर रहो, ठीक है। बेटा पापा मम्मी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, पढ़ोगे नहीं तो मारेंगे ऐसे मुंह में थप। बात समझ में आया? कहा सुनी माफ मेरे भाई भ्राता। वीडियो देखो, पढ़ो बढ़िया से और जो समझ में आता वही करो, लेकिन गलत मत करना, ठीक है।